श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में रेडियो तरंग प्रस्तुत करता है हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं तरंग 90.0 FM रामलाल आनंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने सामुदायिक रेडियो पर। और हमारा आज का विषय है टिकाऊ खेती के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग, जिसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका हमारे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम हमारी शान भारतीय किसान में। आज हम बात करने वाले हैं टिकाऊ खेती के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग के विषय के बारे में। टिकाऊ खेती का मूल उद्देश्य है मिट्टी, फसल और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना और दीर्घकालिक उत्पादन सुनिश्चित करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसान फसल की आवश्यकता के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उचित अनुपात में प्रयोग करते हैं तो वे न केवल उत्पादन बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की सेहत को भी बढ़ा चढ़ाकर रखता है। असंतुलित या अत्यधिक उर्वरक उपयोग से मिट्टी की संरचना बिगड़ती है, पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा होता है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। संतुलित उर्वरक प्रयोग न केवल रासायनिक उर्वरकों का समुचित उपयोग है बल्कि जैविक खादों, हरी खाद और माइक्रो न्यूट्रिशंस को भी साथ मिलाकर एक समग्र पोषण योजना तैयार करना है। यह पद्धति मिट्टी की उर्वरता को स्थिर रखती है, उत्पादन लागत बढ़ाती है और भविष्य के लिए सुरक्षित एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देती है। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आज हम टिकाऊ खेती के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग के बारे में बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि संतुलित उर्वरक उपयोग से क्या अभिप्राय है? संतुलित उर्वरक प्रयोग से हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा मान लीजिए भोजन है किसी भी किसान भाई और बहन का, उस भोजन में आपके दाल भी है, चावल भी है और सलाद भी है और सब्जी भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम उसमें नमक डालना भूल जाएं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, आप शायद उस खाने को ना खा पाएं। इसी तरह से पौधों की आवश्यकता होती है लगभग 17 पोषक तत्वों की। इन पोषक तत्वों में से सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी तत्व अपनी मात्रा से कम है तो फिर बाकी तत्वों का भी प्रयोग ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसा मैंने खाने की बात बताई, कितना भी अच्छा हो, उसमें नमक नहीं है तो आप खाना नहीं खा पाएंगे। और अगर उल्टा हो जाए, मान लीजिए नमक बहुत ज़्यादा हो जाए, तब भी तो दिक्कत है। यानी जो हमारे पोषक तत्व हैं वो सही अनुपात में होने चाहिए, तभी पौधे को अच्छी बढ़वार मिलेगी और इसी को हम संतुलित उर्वरक प्रयोग कहते हैं। तो सर, अगर खेती में असंतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो खेती को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, देखिए असंतुलित उर्वरक प्रयोग अगर होगा तो सबसे पहला नुकसान ये होगा कि पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। जो खर्चा आपने दूसरे पोषक तत्वों पे किया है और एक जिसकी ज़रूरत थी उस पर नहीं किया तो वो खर्चा भी आपका बेकार जाएगा। तीसरी तरफ कई बार ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल उर्वरक प्रयोग ना करना बेहतर है बनस्पत के, या बेहतर है उससे कि जिसमें आपने संतुलित उर्वरक का प्रयोग ना किया हो, असंतुलित उर्वरक प्रयोग। तो ये ठीक नहीं होता। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इनके साथ साथ कुछ द्वितीयक पोषक तत्व जैसे गंधक है उसका प्रयोग किया जाए। साथ ही 3-4 सूक्ष्म पोषक तत्वों के भी प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जस्ता है या लोहा है, कहीं कहीं पे कॉपर या तांबे की कमी आती है। तो एक तरह से संतुलित उर्वरक प्रयोग ही हमेशा फ़ायदेमंद होता है और असंतुलित उर्वरक प्रयोग से हमारी फसल की बढ़वार रुकती है, पैदावार रुकती है और साथ ही साथ आमदनी में भी कमी आती है। तो सर, आपने अभी इसके नुकसान बताए कि असंतुलित उर्वरक का जब उपयोग होता है तो क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अब जब हम संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसे तय करने से पहले हमें सबसे पहले आवश्यकताएं क्या होती हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमें जानना होगा कि हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों का स्तर क्या है, क्या वो सही अनुपात में है या नहीं है, कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो अधिक मात्रा में उपलब्ध है और कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो कम मात्रा में उपलब्ध है। इसकी जानकारी हमें लेनी होगी।
कुछ किसान भाई सोचते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि भाई इसमें नाइट्रोजन की कमी है, इसमें फास्फोरस की कमी है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। इसके लिए हमें मिट्टी की जांच करानी ही पड़ेगी। मिट्टी की जांच या मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है और इसी से हमें ठीक ठीक पता लगता है अपने पोषक तत्वों के स्तर का। और उसी के हिसाब से जब आप जांच कराएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी मिट्टी में अमुक पोषक तत्व की कमी है और इन पोषक तत्वों की इतनी इतनी मात्रा आपको डालनी है। तो इस तरह की संस्तुति जो हमें मिट्टी की जांच के आधार पर मिलती है, उसी को किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें फसल का भी बड़ा महत्व होता है। अगर कोई अलग फसल ले रहे हैं तो हर फसल के लिए पोषक तत्वों की संस्तुति अलग अलग होती है। कुछ फसलों में किसी खास विशेष पोषक तत्व की ज़रूरत होती है और कुछ में उतनी ज़रूरत नहीं होती। जैसे मान लीजिए दलहनी फसलें हैं तो उनमें आपने मिट्टी की जांच ना भी कराई हो तो भी उसमें ज़्यादा नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हम तिलहनी फसलों को लें, तेल वाली फसलें हैं, उनमें कई बार गंधक का डालना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे हमारी मिट्टी में ये पोषक तत्व कम हो रहे हैं। तो जाँच के आधार पर ही हमें पोषक तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई बार अगर उपलब्धता नहीं है जांच की किसान भाई के, तो आप फसलों के हिसाब से भी पोषक तत्वों की मात्रा या पोषक तत्वों की संख्या का निर्धारण कर सकते हैं। तो अभी हमने सर पोषक तत्वों की मात्रा के बारे में जाना, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि खेती में अगर नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाती है तो कैसे नुकसानदायक है? जी बिल्कुल, देखिए आपने शुरू में पूछा था कि असंतुलित प्रयोग जो पोषक तत्वों का अनुपात है वो क्या होता है। तो निश्चित तौर पे कई बार किसान क्या गलती करते हैं कि सिर्फ यूरिया ही डालते रहते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन ही डालते रहते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। उसके साथ साथ हमें फास्फोरस, पोटाश या जो दूसरे तत्व हैं उनका भी प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं, यूरिया ज़्यादा डालते हैं, तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है बनस्पति के फायदे के। नुकसान क्या होगा? हमने नाइट्रोजन ज़्यादा डाल दी तो फसल में ब्यात ज़्यादा होता है। अगर ब्यात करने वाली फसल है या उसमें शाखाएं ज़्यादा बनती है, उसकी बढ़वार ज़्यादा होती है और वो क्या होता है, बहुत मुलायम उसका जो फोलिएज है, जो उसके पत्ती और डंठल हैं, वो बहुत मुलायम हो जाते हैं और गहरे हरे रंग की हो जाती है और उनमें पानी की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, नमी ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो इस स्थिति में आते हैं पौधे हमारे, तो या तो कुछ पौधों में जैसे चने में फूल नहीं बनता, या कुछ पौधों में कीड़ों मकोड़ों और बीमारियों का हमला बढ़ जाता है। मुलायम होता है फोलिएज उनका, हरा पदार्थ, तो उस पर कीटों का आक्रमण बहुत तेज़ी से होता है, तो कीट ज़्यादा आ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी फसल गिर सकती है। तो अधिक नाइट्रोजन डालने से ये नुकसान है, फसल गिर सकती है, कीड़े मकोड़े का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है और कुछ फसलों जैसे चने में फूल नहीं आएगा। तो ये कमियां हैं। इसके साथ साथ हमें एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना है देश का। अगर हम यूरिया खाली ज़्यादा डालते हैं तो हमारा जल का प्रदूषण हो सकता है, नाइट्रेट वगैरह पानी में पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से अमोनिया हमारी हवा में चली जाती है तो वायु प्रदूषण होता है। वो भी एक नुकसान है अत्यधिक और ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया के प्रयोग का। तो सर आपने अभी अपनी बात में फास्फोरस और पोटाश का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फास्फोरस और पोटाश खेती के लिए क्यों ज़रूरी है? संतुलित उर्वरक प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फास्फोरस और पोटाश की होती है। जैसे बात चल रही थी कि किसान यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं, तो ज़्यादा आप क्यों डालते हो? जो पैसा आप यूरिया पे एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, फालतू खर्च कर रहे हो, उस पैसे से आप फास्फोरस और पोटाश खरीदें, आप जिंक खरीदें, आप गंधक खरीदें, इन तत्वों को खरीदें जिससे आपका संतुलित उर्वरक प्रयोग हो पाए। तो जहाँ तक फास्फोरस और पोटाश की बात है, इनका डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे फास्फोरस की बात करें तो ये हमारी पौधों की जड़ों का विकास बहुत अच्छा करता है। जड़ों का विकास अच्छा होगा तो वो पानी भी अच्छे से सोख पाएगी और दूसरे पोषक तत्वों का अवशोषण भी अच्छे से कर पाएगी। साथ ही साथ ये जो फास्फोरस होता है, इससे जो फ्लावरिंग है, जो फूल बनने की बात है, पौधों में हमारे अच्छे फूल बनते हैं, स्वस्थ फूल बनते हैं, ये भी एक महत्व है। साथ साथ अगर हम पोटाश की बात करें तो पोटाश का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी होता है। पोटाश से क्या होता है कि हमारा पौधा मजबूत होता है, स्टर्डी स्टेम हो जाते हैं उसके, और रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी पौधे की हमारी बढ़ जाती है। इसके अलावा पोटाश हमारे जो फसलों को, पानी की बात करें, जहाँ पानी की समस्या होती है, कम पानी होता है, ऐसी दशाओं में भी पोटाश अगर पर्याप्त है हमारे पौधों में
तो वो सूखे की दशा को बेहतर तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। कुल मिला के ये हमारे पौधों को मजबूती देता है, कीड़ा मकोड़ा और रोग आदि से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ जो गुणवत्ता की अगर बात करें, जैसे गेहूं के दाने हैं, कुछ और फसलों के दाने हैं, उनमें चमक लाने की बात होती है, तब भी पोटाश का बहुत महत्व होता है। फलों में, सब्जियों में पोटाश डालने से गुणवत्ता बढ़ती है और पैदावार भी बढ़ती है। तो सर, फास्फोरस और पोटाश की तो हमने बात की, उसमें आपने जिंक और गंधक का भी जिक्र किया था। तो जिंक और गंधक जैसे तत्वों की कमी से क्या लक्षण दिखते हैं? देखिए, जस्ता एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता जा रहा है हमारे देश में। लगभग 50% मिट्टियाँ या मृदाएं हमारे देश की जस्ते में न्यूनता रखती हैं, यानी जस्ता कम पाया जाता है। और जहाँ तक महत्व की बात है, जो हमारी सीरियल क्रॉप है, अनाज वाली फसलें हैं, जैसे मक्का है, धान है, गेहूँ है, इनमें तो इसका विशेष महत्व है। खास करके अगर हमने धान को पानी 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 भरा रहता है धान के खेतों में, ऐसे खेतों में जस्ते की कमी आमतौर पे पाई जाती है। इसकी कमी से क्या होता है कि जो हमारी धान की शुरुआती दौर में जो बीज की पत्तियां होती हैं, उन पे कत्थई रंग के, चॉकलेट ब्राउन, जैसे चॉकलेट का रंग होता है, उस तरह के छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। फिर ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर पूरी पत्ती सूख सकती है, पौधा सूख सकता है। धान का अगर हम केस देखें तो इसमें जब हमारा ब्यात हो रहा होता है तब ब्यात होना बंद हो जाता है। तो ये जस्ते की कमी के लक्षण हैं और इसका प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी तरह से सल्फर या गंधक की अगर हम बात करें तो गंधक की कमी भी लगातार हमारे देश की मिट्टियों में होती जा रही है, बनती जा रही है। गंधक की कमी खास करके इसलिए हो रही है कि पहले किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट नाम का उर्वरक का प्रयोग करते थे, अब उसकी जगह पर डीएपी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक होती थी जो डीएपी में नहीं होती। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि कई बार हम सिंचाई वगैरह ढंग से नहीं कर पाते, अनियंत्रित सिंचाई करते हैं और जिससे गंधक का नुकसान हमारे खेतों की मिट्टियों से हो जाता है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से गंधक की कमी पाई जाती है और पौधों में इसकी कमी के लक्षण खास करके आप महसूस कर सकते हैं। अगर ऊपर की पत्तियां समान रूप से पीली हो जाए तो ये गंधक की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी नीचे की पत्तियों में आती है, पुरानी पत्तियों में आती है। पुरानी पत्तियां अगर पीले रंग की हो जाती हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी होती है। तो किसान भाई इस तरह से अपने पौधों की जांच कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो आप मिट्टी की जांच कराएं और तभी जस्ते का और गंधक का आप प्रयोग करें। तो सर, जैविक खाद और रासायनिक उर्वरक को साथ साथ क्यों देना चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग में ला रहे हैं तो उनके साथ साथ जैविक उर्वरकों का प्रयोग भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो हमारे रासायनिक उर्वरक हैं, अगर उनसे हम बेहतर उनकी रेस्पॉन्स चाहते हैं, उनका प्रतिफल चाहते हैं, तो हमें जैविक पदार्थ डालने ही चाहिए। होता क्या है कि जैविक पदार्थ जब डाले जाते हैं या जैविक खाद जब डाली जाती हैं, तब मिट्टी के भौतिक गुणों में सुधार होता है, रासायनिक गुणों में सुधार होता है और जैविक गुणों में सुधार होता है। किसान भाइयों को मैं मोटे तौर पे बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ कि भाई जैसे हमने जैव पदार्थ डाला तो उससे ह्यूमस बनता है, वो बहुत बारीक टुकड़ों में टूट जाता है और काले रंग का पदार्थ बन जाता है मिट्टी में, जिसे ह्यूमस कहते हैं। अब ये ह्यूमस क्या काम करता है? जो पोषक तत्व हमने उर्वरकों से दिए हैं उनको अपने अंदर समो लेता है, उनको बहने नहीं देता, उनको उड़ने नहीं देता, उनका नुकसान नहीं होने देता। यानी मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्वों का संरक्षण करना है वो जैविक पदार्थ द्वारा भी होता है। दूसरी तरफ ये जैविक पदार्थ या जैविक खाद जो हमने डाले हैं, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता और जल धारण क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं। अब जब हमारी जल धारण क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है तो पोषक तत्वों का बेहतर प्रयोग होता है उससे, क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी में अगर पानी पर्याप्त नहीं होगा तो पोषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी में नहीं जा पाएंगे। पौधों की जड़ों तक अगर पोषक तत्वों को पहुंचाना है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। तो ये जो जैविक खाद हमने डाली है ये पौधे के लिए पानी की उपलब्धता भी बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, दूसरे जीव होते हैं, और पानी आपका नहीं है मान लो, तो उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है, तो उनका लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर हमें अधिकतम लाभ
अपनी मृदा में मौजूद जीवों से लेना है तो हमें जैविक खाद डालनी पड़ेंगी, जिससे उनकी संख्या और मात्रा में वृद्धि होती है और तभी हम रासायनिक उर्वरकों का बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक दूसरे के ये पूरक है। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हमारी संस्थाएं हैं, सभी ने इस तरह की अनुशंसा दी है, रिकमेंडेशन दी है कि भाई जैविक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक और जो हमारे जैविक खाद है, इनका समेकित प्रयोग अगर हम फसलों में करते हैं तो वो हमेशा फ़ायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। तो सर, आज हम संतुलित उर्वरक प्रयोग की तो बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उर्वरक डालने का सही समय क्या है। सही समय निर्भर करता है कि हम किस तरह का उर्वरक डाल रहे हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, आमतौर पर किसान भाई नाइट्रोजन की आपूर्ति यूरिया से करते हैं, सभी जानते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पे अमोनियम सल्फेट भी डालते हैं। इसके अलावा एनपीके, जो एनपीके उर्वरक आ रहे हैं, उनका प्रयोग भी किसान भाई नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। निश्चित तौर पे एनपीके में फास्फोरस और पोटाश भी आती है। तो इनका प्रयोग, खास करके यूरिया का प्रयोग, हमें कई भागों में कई बार करना चाहिए। एक ही बार में यूरिया का प्रयोग की संस्तुति कहीं भी नहीं की जाती है। एक आध फसल को छोड़ के, जैसे दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में यूरिया एक ही बार डाला जाता है बुआई के समय पे। इसके अलावा जो बाकी ज़्यादातर फसलें हैं हमारी खेती बाड़ी की, धान है, गेहूँ, मक्का या तिलहनी फसल है, इनमें हमेशा कहा जाता है कि उर्वरक को, यूरिया को 2 या 3 बार में डालें, तो उससे हमारी जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है, क्षमता है, वो बढ़ती है। जहाँ तक फास्फोरस और पोटाश की बात है, इन दोनों उर्वरकों को बुआई के समय ही डालना चाहिए और वो हमेशा लाभकारी होता है। और जहाँ तक संभव हो सके बीज के नीचे, बीज के थोड़ा नीचे या बीज के थोड़ा साइड में इन उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, वो ज़्यादा लाभकारी होता है। और अगली बात यह है कि गंधक है, जैसे हमारा गंधक का प्रयोग भी हमें जो है वो मिट्टी में ही करना चाहिए। और अगर हम गंधक डाल रहे हैं तो बुआई के कम से कम 1 महीना पहले हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गंधक का ऑक्सीकरण होता है मिट्टी के अंदर, जो समय लेता है। तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि 1 महीना पहले गंधक को डालें। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे जस्ता है, ये भी जिंक सल्फेट के रूप में बुआई के समय डाला जाता है। और बाकी अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आती है तो वो छिड़काव विधि से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक है कि जस्ते का, लोहे का, तांबे का या मैंगनीज का हम छिड़काव कर सकते हैं और जो हमारी कमी आ रही है इन पोषक तत्वों की, उसकी आपूर्ति इसके द्वारा उसमें संभव है। तो सर, अभी हम उर्वरक के सही समय की बात कर रहे थे, तो अब आगे चलते हुए मैं जानना चाहती हूँ कि 4R न्यूट्रिएंट स्टीवर्डशिप किसानों के लिए कैसे उपयोगी होता है। देखिए, जो 4R हैं ये अंग्रेजी के लेटर हैं, अक्षर हैं। जैसे ABCD होता है, उसमें R भी आता है। तो ये 4R का मतलब, पहला R है राइट सोर्स, जो सही स्रोत है पोषक तत्वों का, वो क्या हो, इस पे फैसला लेना होता है किसान भाइयों को। और दूसरा है राइट अमाउंट, सही मात्रा, एग्जैक्ट कितनी ज़रूरत है वो डाली जाए। और तीसरा है सही समय, R राइट टाइम। और चौथा है राइट मेथड, सही विधि से उसका प्रयोग किया जाए और सही जगह पे उसका प्रयोग किया जाए। पहला आता है राइट सोर्स। राइट सोर्स की अगर बात करें, सही स्रोत, तो इसमें जैसे बात करते हैं हम फास्फोरस की, पोटाश की, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का सबसे सही और अच्छा स्रोत तो यूरिया को ही माना जाता है। लेकिन हालांकि कई बार फसलों पे भी निर्भर करता है कि कौन सी फसल हम ले रहे हैं। जैसे धान की फसल है, धान की फसल में अमोनियम सल्फेट को अच्छा माना जाता है यूरिया के मुकाबले। हालांकि आजकल अमोनियम सल्फेट बाज़ार में फ्रीली नहीं मिल पाता, तो किसान भाई यूरिया का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें आलू की या तंबाकू फसलों की, तो इसमें पोटेशियम सल्फेट उर्वरक हमेशा अच्छा होता है। अगर हम तुलना करें म्यूरेट ऑफ पोटाश से, म्यूरेट ऑफ पोटाश का जो क्लोराइड होता है, ये तंबाकू की और आलू की जो कीपिंग क्वालिटी है, जो रखने की गुणवत्ता है, उसमें ये गिरावट ला देता है। तो जहाँ तक संभव हो, अच्छी क्वालिटी का आलू चाहिए या हमें तंबाकू चाहिए, तो हमें पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम फास्फोरस के उर्वरकों की बात करें, तो आजकल किसान भाई DAP ज़्यादा डालते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट कम डालते हैं। हालांकि सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक होती थी और होती है,
जो हमारी फसलों के लिए काफ़ी लाभकारी होती है। लेकिन किसानों ने सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कम कर दिया। कम इसलिए कर दिया कि बाज़ार में जो सिंगल सुपर फास्फेट मिलता था वो सही क्वालिटी का नहीं था, सही गुणवत्ता का नहीं था। उसमें मिलावट पाई जाती थी और इसका रंग बजरी की तरह होता था। तो बड़ी आसानी से जो मुनाफाखोर लोग होते थे वो इस उर्वरक को बेच लेते थे और किसान की ठगाई होती थी। इसलिए किसान ने जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट छोड़ दिया और उन्होंने डीएपी का प्रयोग अधिक करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जैसे हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनका तो सल्फेट वाले उर्वरक हमेशा लाभकारी होते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है, कापर सल्फेट कापर के लिए, आयरन सल्फेट आयरन के लिए, निकिल सल्फेट निकिल के लिए। तो ये सारे जो सल्फेटधारी उर्वरक हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। तो सर, अत्यधिक यूरिया उपयोग को कैसे कम किया जा सकता है? अत्यधिक यूरिया उपयोग निश्चित तौर पर शुरू में हमारी चर्चा हुई थी कि काफ़ी नुकसानदायक है, फसलों की पैदावार ये घटा देता है, लागत हमारी बढ़ जाती है। सबसे ज़रूरी है कि आप मिट्टी की जांच के आधार पर यूरिया का प्रयोग करें, तभी सही मात्रा में आप डाल पाएंगे। दूसरा, इसकी जो दक्षता हमें बढ़ानी है वो स्प्लिट एप्लीकेशन से बढ़ानी है, यानी उसको 3-4 बार में हमें उसे यूरिया को डालना चाहिए। एक चीज़ और है, बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जहाँ तक संभव हो यूरिया का जब हम प्रयोग करें तो उसको मिट्टी के अंदर ढक देना चाहिए जहाँ तक संभव हो। अगर हम उसको छिड़कते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी के सतह पे वो आ जाती है, तो उसका वाष्पीकरण बहुत जल्दी होता है अमोनिया के रूप में, तो उसकी क्षति होती है। तो हमें इन बातों पे खास करके ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यूरिया का अगर हमें सही प्रयोग और सही दक्षता उसकी बढ़ानी है तो बैलेंस फर्टिलाइजेशन करें, जो हमारा संतुलित उर्वरक प्रयोग है वो करें। यानी आपको फास्फोरस भी डालना होगा, पोटाश भी डालना होगा, गंधक भी डालनी होगी और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग भी करना होगा। तो जो ये संतुलित उर्वरक प्रयोग है, इससे एक दूसरे का फ़ायदा होता है। अगर एक संतुलन में ये चीज़ें चलती हैं तो नाइट्रोजन फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है, जिंक आपका जस्ते की उपलब्धता बढ़ाता, जिंक आपका गंधक की उपलब्धता बढ़ाता है, मतलब उसका प्रभाव बढ़ाता है। उपलब्धता ना कह के हम कहेंगे उनका प्रभाव बढ़ाता है, यानी एक दूसरे के लिए ये पूरकता का काम करते हैं। अगर सभी पोषक तत्व सही अनुपात में होंगे तभी उनसे हमें बेस्ट रिजल्ट, सबसे उत्तम जो परिणाम मिलेंगे। तो सर, संतुलित उर्वरक के फायदे आपने बताए, तो मैं जानना चाहूँगी कि संतुलित उर्वरक प्रयोग से लागत कैसे घटती है? लागत, अब जैसे कोई उर्वरक हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग में ला रहे हैं, जैसे यूरिया की बार बार बात चल रही थी, तो इसमें हम फालतू का खर्चा करते हैं। वहीं अगर यूरिया की मात्रा हमारी मिट्टी की जांच पे तय होगी तो हमारे निश्चित तौर पर जो हम फालतू का यूरिया डाल लेते वो हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरह से संतुलित उर्वरक प्रयोग से हमारी लागत में कमी लाई जा सकती है। तो सर, अंत में जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जो उर्वरकों का प्रयोग है आप मिट्टी के जांच के आधार पर करें। जांच के आधार पर इसलिए ज़रूरी है कि आप सही मात्रा में सही समय पे उर्वरक डाल पाएंगे। जो फसल आप लेने जा रहे हैं उसके बारे में भी आप जानकारी दें ताकि आपको सही संस्तुति आ सके। जो हमारी प्रयोगशालाएं होती है मिट्टी की जांच की, वो आपको सही संस्तुति देंगी और उनकी बताई गई मात्रा के आधार पर आपको उर्वरकों का प्रयोग करना है। साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो जैविक खादों का प्रयोग भी उर्वरकों के साथ करें, जैव उर्वरकों का भी प्रयोग करें, यानी समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करें। और खाली अगर हम उर्वरकों की बात करें तो इनका प्रयोग हमें संतुलित करना ही होगा। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। अभी आपने सुना टिकाऊ खेती के लिए संतुलित उर्वरक प्रयोग और उस पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए हमसे जुड़े रहिए रेडियो तरंग पर। हम फिर हाजिर होंगे हमारी शान भारतीय किसान के एक नए एपिसोड में। अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे हमारी अनूठी श्रृंखला हमारी शान भारतीय किसान, जिसके प्रायोजक है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एवं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके प्रस्तुत करता है रेडियो तरंग 90.0 FM। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कड़ी जरूर पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radiotarang@rla.du.ac.in, या आप हमें
फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है तरंग 90.0 FM। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालक हैं खुशी और संपादन किया है फरजीन सुल्तान ने, और इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक हैं प्रोफेसर राकेश कुमार।